ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहली बात तो चार कॉर्नर्स हैं यहाँ पे स्क्वायर के, जिसमें से तीन कॉर्नर पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है। ओके, तीन कॉर्नर पे प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है और स्क्वायर का साइड लेंथ हमें ए दिया है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है ई नेट एट सी। सी जो पॉइंट है, सी जो वर्टेक्स है यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है। ओके, अभी देखो, बी की वजह से सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बी से अवे होगा। बी की वजह से किधर होगा, बी की वजह से इससे अवे जाएगा। ठीक है, और ए की वजह से किधर होगा, ए की वजह से ए भी पॉजिटिव है। देखो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस है, और पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाता है, अवे जाता है। ठीक है, वो हमेशा उससे दूर होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये जब दूर जाएगा तो ए की वजह से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि इसके वजह से E1 है, इसके वजह से E2 है और इसके वजह से E3 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ई नेट। ओके, ई नेट हमें फाइंड करना है। और ई नेट का हमें वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो पहली बात तो हमें ई नेट फाइंड करने के लिए ये इंडिविजुअल जितने भी तुम्हारे पास चार्जेस हैं, सारे चार्जेस की वजह से सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि बी की वजह से कितना फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी, कितना कितना आएगा। फॉर्मूला पता है सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, के क्यू, ओके, के क्यू अपॉन क्या होता है, ए स्क्वायर। आर एक्चुअली आर स्क्वायर होता है, और आर की जगह पे क्या है यहाँ पे ए, तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, क्यू क्या है, आपका चार्ज है, जो हर वर्टेक्स पे जो भी चार्ज गिवन है वो कितना है, क्यू है। तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया। के ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी क्या होगा बता सकते हो, बस मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी कितना होगा, वहां पे भी के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ही आने वाला है। ओके, बी पे हो गया, डी पे हो गया। अभी ए की वजह से सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई ए का वैल्यू कितना आएगा, ई ए का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर जो है, आर का वैल्यू यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे डायगोनल का जो लेंथ है ना वो आर का वैल्यू है। ठीक है, तो किसी भी स्क्वायर में डायगोनल का लेंथ क्या होता है, √2 टाइम्स उसके साइड का स्क्वायर, तो √2 टाइम्स ए हो जाएगा इसका डायगोनल का लेंथ। ओके, तो √2 ए का स्क्वायर, देयरफॉर ये कितना मिलेगा, अगर ये को आप अच्छे से कैलकुलेट करो तो यहाँ पे के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, यहाँ से ई ए, ई बी और ई डी तीनों का वैल्यू हमें मिल गया। और सी जो है, सी पे कोई चार्ज नहीं है, देयरफॉर सी की वजह से खुद के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगा। ठीक है, ओके, अभी देखो ये तो हमें मिल गया यहाँ पे ई ए ई बी ई डी। ओके, इंडिविजुअली हमने फाइंड किया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि ये जो भी हमें E1 या फिर E1 के से बेटर मैं इसको ई बी लिखता हूँ, ई डी लिखता हूँ और ई ए लिखता हूँ। अभी हमें इन तीनों का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, बस जरूरत क्या है कि हम इन तीनों का जो वेक्टर सम है वो हम निकाले। पहले क्या निकालना है हमें, वेक्टर एडिशन हमें निकालना है। ठीक है, ओके, बताओ अभी वेक्टर एडिशन कैसे निकालेंगे। जैसे ये ई डी और ई बी, ये देखो ये ई डी है और ये ई बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास है, ई बी और ई डी दोनों अवेलेबल है। आपको फाइंड क्या करना है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो मान के चलो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ई आर आया, ई आर का वैल्यू कितना होगा, आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला, ई ई नहीं, ओके, ई बी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर प्लस टू, टू टाइम्स क्या होता है, तो टू टाइम्स ई बी इंटू, टू टाइम्स
ई बी इंटू ई डी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे? कॉस 90 डिग्री है ना ये, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा? थीटा का वैल्यू 90 आएगा, और कॉस 90 आपको पता है क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो फाइनली ई आर का वैल्यू क्या मिला? ई आर का वैल्यू अगर आप देखोगे, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 है, और कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। ओके, ईबी का वैल्यू कितना है? ईबी का वैल्यू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ईडी का वैल्यू कितना है? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मतलब के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ओके, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायर करना होता है। ये देखो, ईबी का स्क्वायर है प्लस ईडी का स्क्वायर, तो हमने उसका वैल्यू डाल दिया, प्लस बाकी का जो टर्म वो इसका वैल्यू कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स ईबी इंटू ईडी इंटू कॉस थीटा, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। और 0 से आप किसी भी चीज को और मल्टीप्लाई करते हो, देन डेफिनेटली यू विल गेट 0। ओके, तो अभी यहां से हमें ई आर का वैल्यू कितना मिलेगा? ई आर मतलब क्या? ईबी और ईडी का रिजल्टेंट वेक्टर। क्या? ईबी और ईडी का रिजल्टेंट वेक्टर। अभी हमने ईए को छुआ भी नहीं है, ईए को हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने बस ईबी और ईडी का रिजल्टेंट वेक्टर अभी फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हमें अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इसको के क्यू अपन ए स्क्वायर प्लस के क्यू अपन ए स्क्वायर, 2 टाइम्स के क्यू अपन ए स्क्वायर, तो रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये हमें यहाँ से वैल्यू मिल रहा है ई आर का। ठीक है, अभी देखो, ये इसका 90 पर, ये दोनों 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 45 डिग्री से पास होगा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा ई आर वेक्टर, ठीक है, ई आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग ये वेक्टर होने वाला है। ठीक है, क्या होगा? ई आर का जो डायरेक्शन होगा अलोंग ये वेक्टर होने वाला है। ओके, तो वहां से क्या होगा? ई आर तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। अगर हमें ई नेट फाइंड करना है, क्या? ई नेट की वैल्यू फाइंड करनी है। ई नेट का वैल्यू क्या होगा? तो ई आर वेक्टर प्लस ई ए वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा? फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। ई आर का वैल्यू कितना है? रूट 2 टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये का वैल्यू कितना है? ये किधर गया हमारा? ये हमने फाइंड किया था कहीं तो भी। ये देखो, ये है, ये रहा यहाँ पे ये का वैल्यू यहाँ पुट करो। ओके, ये लिख लिया क्या सबने? एक काम करो, ये लिख लो पहले, और यहाँ पे ओके ये का वैल्यू मैं डालू के क्यू अपॉन 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो आपको ई नेट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर यही आया। इसको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, समझ में आया ना क्वेश्चन? हाँ। हमने इसमें क्या किया, फिर से एक बार जो ये लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि हमने क्या किया। पहली बार क्वेश्चन क्या था कि 4 कॉर्नर थे स्क्वायर के 4 कॉर्नर में से किसी 3 कॉर्नर पे चार्ज रखे हुए थे, क्यू का चार्ज, क्यू 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 क्यू। ओके, हमें फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ हमें वो फाइंड करना था। ओके, तो इसी पे हमें ए की वजह से, बी की वजह से और डी की वजह से चार्जेस थे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थे। तो ई बी का मैग्नीट्यूड कितना आया? बी की वजह से कितना आएगा? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। डी की वजह से कितना आएगा? के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ई ए की वजह से कितना आएगा? तो के क्यू अपॉन रूट 2 टाइम्स ए का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डायगोनल का लेंथ कितना होता है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है रूट 2 टाइम्स ए। देयरफॉर हमने वहाँ पे आर का वैल्यू कितना लिया? आर का वैल्यू लिया रूट 2 टाइम्स ए। तो ये तीनों वैल्यू फाइंड किया, और इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया हमने इधर ई आर। ई आर हमें कितना मिला? ई आर किधर गया? ई आर, हाँ, रूट 2 टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस ये हमने इसको ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? ई नेट का वैल्यू। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, सबने लिख लिया क्वेश्चन? यस सर। जिसने नहीं लिखा फटाफट लिख लो, 1 मिनट में वेट करता हूँ यहाँ पे। देन हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था आई थिंक। ओके, ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, ये कौन सा टॉपिक का था? हमने टॉपिक क्या लिया था? ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब अगर मोर देन वन पॉइंट चार्ज अगर है आपके सिस्टम में, देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करना है, ये वाला था ये। ओके, अगर मोर देन वन चार्जेस अवेलेबल है। बट अभी हम लोग जो नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा वो हमें अब देखना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि लेटेस्ट अज्यूम आपके पास एक ये रॉड है, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चन कैसे देखे थे, हमारे पास पॉइंट चार्ज था, हमने 2 पॉइंट लिए थे, 3 पॉइंट लिए थे, इसकी वजह से चार्जेस हमने फाइंड किए थे, चार्जेस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया था। बट अभी क्वेश्चन क्या होगा कि लेटेस्ट अज्यूम आपके पास क्यू चार्ज है और वो क्यू चार्ज पूरा बॉडी पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन उस केस में उस बॉडी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमें सॉल्व करना है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन की तरह पहले डील करेंगे, और जैसे ही आपने क्वेश्चन की तरह डील किया तो बाकी के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो आप फटाक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि लेट अस अज्यूम आपके पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, ठीक है। इस रॉड में क्यू का चार्ज है प्लस क्यू चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यू एक टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज होगा, वो चार्ज क्या है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपको पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है समथिंग, ठीक है, पॉइंट पी पे आप जो पॉइंट पी कहाँ है, तो वो आपका जो रॉड है उससे ए डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। रॉड का लेंथ एल है, पॉइंट पी है कोई, ये पॉइंट पी का जो सेपरेशन है वो कितना है, वो ए का है, ओके, वो वहां पे है। और हमें यहाँ पे पॉइंट पी पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ओके। तो पहली बात तो ये, आपने जब 11th में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था सबने। सेंटर ऑफ मास सुना था कभी, सुना है कि कभी कोई भी बॉडी होता है तो हम उसके मास को हम क्या करते हैं, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करवा देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसका पूरा मास क्या है, सेंटर पे सिचुएटेड है, और उसको हम एज ए पॉइंट मास कंसीडर करके हम आगे स्टडी करते हैं, उसे हम लोग वो हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में। लेकिन वो जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, ई नेट कितना है, ठीक है। तो मान के चलो अगर ये एक पॉइंट होता, ये एक टोटल अगर पॉइंट चार्ज होता, अगर मान के चलो यहाँ पे क्यू चार्ज है और ये डिस्टेंस अगर एक्स है और ये पी है, ठीक है, तो एक पॉइंट की वजह से कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज हो। लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल पॉइंट चार्ज है क्या, नहीं है। हमारे पास क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पूरा जो रॉड है उस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, पहली बात यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे। ये जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ जिस रॉड में, वो रॉड अगर बहुत बड़ा है तो उसमें से एकदम छोटा सा एक एलिमेंट कट करेंगे, जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से dx होगा, ठीक है। पॉइंट P से लेकर के ये मैंने रैंडमली कोई एक पॉइंट कट किया, मैंने रैंडमली एक पार्ट कट किया जो कि जिसका डिस्टेंस x है, x यूनिट है कहाँ से, तो पॉइंट P से, और इसका कितना मैंने कट किया, तो dx का मैंने यहाँ से एक रॉड कट किया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है, मैंने जो अभी तक बताया, जो भी कुछ क्वेश्चन बोर्ड में दिख रहा है?
यस सर। क्या डाउट है? हाँ, क्या डाउट है बता सकते हो? हेलो। ओके, तो यहाँ पे हमने dx का एक एलिमेंट कट किया, और अगर ओके आप लोग को एक बात पता है, डी dx मतलब dq मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ए पार्ट। क्या? जहाँ पे d आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल पार्ट। अगर x बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें से एक छोटा सा मैंने एलिमेंट कट किया dx, ठीक है, तो अगर x के मुकाबले dx कितना है? बहुत छोटा है। अगर x ये पूरा है तो dx कितना है? इतना छोटा सा एक पार्ट है dx। ओके, तो dx एक छोटा सा पार्ट होता है। जिस तरह से यहाँ पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, ये q का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये कौन सा टाइप का? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो चार्ज है इस रॉड पे बराबर पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो अगर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन हमें क्या करना है? अगर ये चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लेट अस अज्यूम ये जो dx का जो मैंने लेंथ कट किया, dx का जो मैंने पोर्शन मैंने कट किया, इस पोर्शन में चार्ज कितना होगा? इसमें चार्ज dq का चार्ज अवेलेबल होगा। ओके, dq मैंने क्या किया? छोटा सा चार्ज वहां से कट किया। हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? ये पूरा जो लेंथ है, पूरा जो आपका ये रॉड है, इस रॉड की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मैंने पहले क्या किया? लेट स्मॉल चार्ज एट dx बी dq। ओके, जो dx है इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज जो कि अवेलेबल होगा, वो कितना होगा? dq होगा। ओके, तो इस dq के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं? छोटा सा पॉइंट एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, और ये पॉइंट चार्ज है। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से dq के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? वो हो जाएगा k, q के जगह पे dq अपॉन k, dq अपॉन कितना? ये x डिस्टेंस पे है तो एक्स स्क्वायर। ओके, ये किसकी वजह से आया? तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से हमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, वो कितना मिला? के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन हमने ये कितना कैलकुलेट किया? बस इतने की वजह से। क्या है ये जो इतना छोटा सा पोर्शन है ना, इसकी वजह से हमने कैलकुलेट किया। बट वी नीड टू कैलकुलेट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से चाहिए? ये पूरा के वजह से चाहिए। तो ऐसे ऐसे मैं छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करते गया इसको, और सबको मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरा जो रॉड है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये जो छोटा सा मुझे डी मिला है, तो मुझे ई नेट फाइंड करना है। तो ई नेट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको इंटीग्रेट कर दूंगा डी को। ठीक है, डी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये इंटीग्रेशन किया तो मुझे क्या मिला? के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स ये है, हमें इंटीग्रेशन कहाँ से करना है? तो हमें यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट करना है। तो लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट इसका कम से कम यहाँ पे, तो लोअर लिमिट ए आ जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा? तो इतना दूर जाएगा। तो हाइयर लिमिट कितना आएगा? ये ए प्लस एल। तो ए प्लस एल क्या आ गया? इसका अपर लिमिट आ गया। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन में ए क्या है? आपका लोअर लिमिट है, और ए प्लस एल कितना है? आपका अपर लिमिट। ओके, अपर लिमिट। गुड। तो अभी हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। अभी देखो मेन बात यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें लिमिट किस में मिला है? एक्स को हमें एक्स के टर्म में हमें लिमिट मिला है, बट मेरा डिफरेंशियल पार्ट क्या है? तो क्यू है। ठीक है, तो ये जो क्यू है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? आपने वीडियोज में देखा होगा, वहां पे मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रहा, अगर ये प्रॉपर वे से चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एल। मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब ये एक यूनिट में कितना चार्ज अवेलेबल है, तो वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ।
तो यहाँ से एक यूनिट में कितना चार्ज अवेलेबल वो मिल जाएगा। तो अगर लैम्डा इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन एल होता है, तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, डी क्यू अपॉन डी एल। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी एल। लेकिन यहाँ पे डी एल से बेटर यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स के टर्म में है, तो मैं एक्स लूंगा। तो यहाँ से मुझे डी क्यू का वैल्यू क्या मिल गया, लैम्डा टाइम्स डी एक्स। ओके, dx। हाँ, तो मैं लैम्डा टाइम्स डी एक्स को मैं डी क्यू की जगह पे डाल दूंगा। ठीक है, इतना पहले आप लिख लो। फिर मैं क्या करता हूँ, लैम्डा टाइम्स डी एक्स में डी क्यू की जगह पे सब्सटीट्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, देन इजीली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, लैम्डा टाइम्स dx हमें वहां पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा टाइम्स dx सब्सटीट्यूट करता हूं, तो ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू ए प्लस एल के इंटू लैम्डा टाइम्स dx अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो k और लैम्डा दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेट करेंगे a से लेकर a प्लस एल तक, 1/x² इंटू डी एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो ये बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है के लैम्डा, ओके, इंटू 1/x² होता है -1/x। ठीक है, -1/x, और यहाँ पे a डाल देंगे, यहाँ पे a प्लस एल डाल देंगे। ठीक है, तो वो आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये 1/x का इंटीग्रेशन -1/x होता है। ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है उससे हमने सॉल्व किया इसे। तो जैसे ही हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट किया, तो अभी हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन का नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेट करने के बाद इसको, इसका जो लिमिट्स है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट जो कुछ भी होता है वो, सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो हमें वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ओके, ये लिख लिया सबने। yes sir। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, उसमें उसका लिमिट है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें ई नेट का वैल्यू क्या मिलेगा, ई नेट इक्वल्स टू हमें मिलता है फिर वहां से के लैम्डा इंटू 1/a माइनस, ओके, -1/a प्लस एल प्लस 1/a। तो इसको हम अच्छे से लिखे, अगर माइनस प्लस वाला पहले लिख लूँ, माइनस वाला पहले बाद में लिखूँ, तो के लैम्डा इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ठीक है, यहाँ से हमें ई नेट की वैल्यू क्या मिली, के लैम्डा इंटू ए 1/a माइनस 1/a प्लस एल। 1/a प्लस 2 ठीक है, 1/a प्लस एल है ये। l। तो ये एक छोटा सा हमारे पास एक छोटा सा डेरिवेशन था ये। अगर चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना, सॉरी, कोई रॉड है, उस रॉड पे क्यू चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके वजह से हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है किसी ए पॉइंट पे, मतलब कुछ ए डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट पी होगा, वहां पे अगर हमें फाइंड करना है, देन हम इस मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, ओके, इसमें किसी कोई डाउट था? नहीं सर। ओके, समझ में आ रहा है ना फिजिक्स? यस। चलो बढ़िया है। अभी ये लिख लिया सबने? हाँ सर। ओके, फटाफट लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लो। देन इसके बाद हमें एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने अभी क्या लिया था, एक छोटा सा एक रॉड लिया था, तो रॉड के बाद हम एक रिंग लेंगे। ठीक है, रिंग मतलब अंगूठी जैसा टाइप होता है, हाफ रिंग नहीं, रिंग से बेटर मैं एक सर्कल लेता हूँ, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो हमें कैलकुलेट करना है आगे। ठीक है, तो अगर आपने सब लिख लिया तो मैं रफ कर देता हूँ। अभी हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन का डायग्राम होगा वो समथिंग ऐसा होगा। ओके, यहाँ पे आपके पास एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल पे प्लस क्यू का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम प्लस क्यू हमेशा क्यों लेते हैं, जस्ट वैसे, इसका कोई पीछे लॉजिक नहीं है। प्लस क्यू हम टेस्ट चार्ज मानते हैं, और इस टेस्ट चार्ज को हम जस्ट वैसे हर जगह पे लेते हैं, इसलिए प्लस माइनस कुछ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार आंसर आपका फाइनल जो आएगा वो मैग्नीट्यूड उसका सेम आने वाला है। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक सेमी सर्कल पे। ठीक है,
और मैं बोलूँ कि इसका सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, उस सर्कल का सेंटर पे, अगर वो सर्कल का सेंटर अगर ओ है, ठीक है, तो ई नेट एट ओ कितना होगा, बता सकते हो कैलकुलेट करके? हमें कैलकुलेट क्या करना है, ई नेट एट ओ, ओ पे ई नेट का वैल्यू कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ओके, अगर इस मीटिंग में, अगर अभी का जो लेक्चर चल रहा है इस वीडियो में, इसका अगर टाइम आउट हो जाता है तो फिर से सेम लिंक के थ्रू फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ये लेक्चर फिर से आप ज्वाइन कर सकते हो सेम लिंक के थ्रू, बिना वेट किए मैं डायरेक्टली फिर से स्टार्ट कर दूंगा सेम लेक्चर। तो इससे आगे का मान चलो अगर 50% पे क्वेश्चन होता है तो आगे का 50% जो बाकी रहेगा वो हम लोग सेम मीटिंग के मतलब दूसरी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, इसका किसी के पास कोई आइडिया है कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन लिया था उसमें एक छोटा सा पार्ट कट किया था और उसके वजह से हमने फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। देन उसको हमने इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके हमें एक रॉड के लिए हमने कैलकुलेट किया। सिमिलरली हमें इसके लिए भी करना है। किसी के पास कोई और आइडिया है या यही आइडिया है कैसे करेंगे पूरा? बोल सकते हो, बताओ। नहीं है किसी के पास कोई आइडिया? ओके, एक और बात, नो। ये जो सर्कल है इसका रेडियस हमें क्या गिवन है, आर रेडियस इसका गिवन है। ओके, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक छोटा सा पार्ट रॉड का कट किया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस सेमी सर्कुलर रिंग जो है इसका हम छोटा सा पोर्शन कट करेंगे। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि हमने इसको थीटा एंगल पे लिया, ये एंगल कितना थीटा है, और इस थीटा एंगल पे हमें एक छोटा सा डी थीटा का एलिमेंट, ओके थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं मैं, ये डी थीटा मैंने एक एलिमेंट यहाँ से कट किया, ये थीटा है और ये डी थीटा आ गया। ओके, तो डी थीटा एलिमेंट मैंने कट किया। मान के चलो ये टोटल जो लेंथ है, ये आर्क लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ, ये अगर एल है तो यहाँ से छोटा सा पार्ट निकलेगा वो क्या होगा, वो डीएल हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, वो डीएल हो जाएगा आपका। ओके, तो इस डीएल पे ये टोटल चार्ज अगर क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सेमी सर्कल पे, तो इस छोटे से पोर्शन पे कितना चार्ज होगा, इस छोटे से पोर्शन पे डी क्यू चार्ज होने वाला है। ओके, अब इस डी क्यू चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, छोटे से चार्ज की वजह से हमें ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो उसके वजह से फाइंड करने का तरीका क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं डी फाइंड करना चाहता हूँ तो डी इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा मेरा, ये देखो, ये पहली बात तो अवे फ्रॉम द पॉइंट जाएगा, अगर ये पॉइंट चार्ज मैं मानता हूँ, इससे अवे जाएगा क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो सर्कल है सर्कल का रेडियस आर है, यहाँ पे भी आर है, हर जगह पे आर ही रहेगा, इसलिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नहीं है यहाँ पे, ये के डी क्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डी क्यू डिफरेंशियल चार्ज के वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डी मिल रहा है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अभी हमें यहाँ पे जो डी मिला है, ठीक है, इस डी का हम लोग डायरेक्टली अभी इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा नाम का एक पैरामीटर आ गया। जैसे हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं ना, टी नाम का पैरामीटर था डिफरेंशिएशन में, उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास थीटा नाम का एक पैरामीटर आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डी को, ये जो डी है इसको क्या करेंगे, इसका जो दोनों साइड के जो इसके साइन थीटा और कॉस थीटा के कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो इसका नियरेस्ट वाला कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये नियरेस्ट वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, डी कॉस थीटा, और ये दूर वाला क्या बनेगा, डी साइन थीटा। ओके, डी कॉस थीटा और डी डी साइन थीटा, हमने क्या किया, डी जो है इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। इसके बाद क्या होगा, ये देखो, अगर मैं इधर एक छोटा सा पार्ट करता हूं तो लेट अस अज्यूम मैं एक दूसरा एक और डायग्राम बना देता हूं छोटा सा आपको समझने के लिए।
अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट अगर ये लेता हूँ, ये वाला अगर मैं कट करता हूँ थीटा एंगल पे, तो ये इधर जाने वाला है, इसका डी साइन थीटा इधर आएगा। ओके, और ये इधर क्या चला जाएगा, डी कॉस थीटा। आप देख सकते हो दोनों डायग्राम को कंपेयर करो, डी कॉस थीटा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डी कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो डी साइन थीटा है ये क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ऐड होगा वहां पे। ओके, और डी कॉस थीटा हमेशा क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डी कॉस थीटा को हटा देंगे, और ई नेट फाइंड करने के लिए जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसकी वजह से आएगा, बस साइन थीटा की वजह से आएगा। ओके, तो आपका जो साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसको हम लोग इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ई नेट का वैल्यू कितना आया, ई नेट का वैल्यू आया इंटीग्रल डी साइन थीटा। ओके, डी साइन थीटा, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो थीटा 0 से लेकर के 180 तक जा रहा है, 0 से लेकर 180 तक जा रहा है। ओके, या 0 से 180 लिखने से बेटर आप पाई लिखो, 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है। ओके, अभी क्या करते हैं हम लोग, ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं कि थीटा आपका जो साइन, ये जो डी है, डी का वैल्यू यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमें ई नेट का वैल्यू क्या मिला, 0 से लेकर के पाई तक डी के जगह क्या लिखेंगे, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, अभी देखो ये जो डी क्यू है इसको हमें क्या करना है, ये हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी थीटा होना चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या है, डी क्यू है। तो फिर से मैं यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लाऊंगा, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, क्यू पर यूनिट लेंथ। अभी ये देखो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, और ये सेमी सर्कल है, तो 2 पाई आर का आधा कर दोगे तो इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर मतलब क्या होता है पता है ना, कि ये जो लेंथ है, ये जो सर्कल का जो पूरा बाहर का जो पोर्शन है उसका लेंथ हमें कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग पेरीमीटर का यूज करते हैं। तो 2 पाई आर पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है, तो आधे सर्कल का कितना होगा, पाई आर। ओके, इसी तरह से अगर लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई पाई आर है, तो लैम्डा इक्वल्स मैं बोल सकता हूँ और क्या होगा, डी क्यू अपॉन क्या होगा, डी एल जो मैंने लिखा है, डी एल, एल के जगह एल इक्वल्स टू कितना है, पाई आर, तो लैम्डा अपॉन डी एल। ओके, एक और बात है यहाँ पे देखो, लैम्डा अपॉन डी एल मुझे क्या चाहिए, थीटा, मतलब मुझे डी थीटा के टर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी क्या मिला, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी एल मिला, मुझे डी एल को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं डी एल को कैसे रिप्लेस करूंगा, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा, तो एंगल और आर्क एंगल और आर्क लेंथ का रिलेशन हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, तो मैं डीएल के जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूंगा, आर इंटू डी थीटा। ठीक है, आर इंटू डी थीटा, तो यहां से मुझे ई नेट का वैल्यू क्या मिलेगा। ओके, अभी तक इसको हम 0 से पाई तक नहीं लिखेंगे, के डी क्यू के जगह पे क्या होगा, लैम्डा टाइम्स डीएल के जगह पे आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ओके, तो पहले आप अभी ये सब लिख लो। ठीक है, अभी हमारा क्या हुआ, 50% पोर्शन, अब 50% वर्क यहाँ पे हो चुका है, बस हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना बाकी है बस। ठीक है, तो बस हमें इंटीग्रेट करना है, तो अभी हम लोग उसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें ई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी, आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो पहली बात तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक। ओके, तो अगर आपने डायग्राम पहले से ड्रॉ किया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, इस ओके, तो अब देख सकते हो यहाँ से हमें ई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी, ई नेट इक्वल्स टू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ओके, तो के लैम्डा अपॉन आर टाइम्स माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, तो के लैम्डा अपॉन वहां पे क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर इंटू, पहले क्या करोगे, पहले यहाँ पे अपर लिमिट डालो, माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। ओके, तो फाइनल आंसर यहाँ से क्या मिलेगा, अगर कॉस पाई और कॉस 0 का वैल्यू डालते हो तो फाइनल आंसर आपको यहाँ से मिलेगा 2 टाइम्स के लैम्डा बाई आर।